अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और सबसे अहम खबर और जो बहुत संगीन और संजीदा बात है वो हाफिज नईमुर-रहमान मोहतरम जनाब अमीर जमात इस्लामी का धरना है और लियाकत बाग पिंडी कह सकते हैं उसे। लियाकत बाग तो पिंडी में है और इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ जगहों पर लोग बैठे हुए और उन्होंने साफ कह दिया है कि इसके मकासद हासिल किए बगैर कि टैक्स कम करें और बिजली का बिल वो 10 से 15 रुपए तक की बात करते हैं। वो जब तक नहीं होगा तो ये धरना नहीं उठेगा। इसमें खवातीन भी आने जा रही हैं और थोड़ा सा हम अमेरिका पे भी बात करेंगे। देखिए, मैं ये गुफ्तगू नहीं करूँगा कि अदालतों में क्या हो रहा है। मैं इस मुल्क में बहुत अजीब सिचुएशन देख रहा हूँ कि आने वाले दिन क्या होंगे जिस पर यहाँ कोई गुफ्तगू नहीं है कि जब सियासी तकसीम हो, इक़्तिदार की जंग हो, स्ट्रक्चर बुनियादी रियासत का टूट चुका हो कि कोई डिपार्टमेंट, कोई तबका, कोई हल्का कहीं काम करता नहीं नजर आता और लूट मार, मतलब हर आदमी के जब जहाज डूब रहा होता है ना तो अपना अपना सामान जितना भी हो सकता है लेकर लोग कूदते हैं, जो मिसालें दी जाती हैं। मैं बखुदा वैसा देखता हूँ, अल्लाह करे मैं गलत देखता हूँ, मगर ग्राउंड रिलेटिव यही हैं। हम उस पर बात करेंगे कि आने वाले दिन कैसे हैं और मैं इस पर भी बात नहीं करूँगा कि खान साहब की अपील जो है कि न्यूट्रल हो जाएं, मतलब जानवर हो जाएं, क्योंकि खान साहब तो कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है। सारी दुनिया भी अब कह रही है कि खान साहब जनरल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि अब आप जानवर हो जाएं और मेरे हक में सोचिए कि आप जानवर हो जाएं। बाजवा के हक में ये नहीं था। तो खान साहब के बारे में मैं बहुत पहले से कहता हूँ कि खान साहब पॉलिटिशियन नहीं है और किसी वक्त भी कितना बड़ा भी यू टर्न ले सकते हैं। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि मामला ख़राब हैं, इसीलिए उन्होंने कल जमात इस्लामी के साथ में तो नहीं मगर उसी दिन फ्राइडे को एहतजाज करना था इस्लामाबाद में, जो नहीं किया। सॉफ्टनेस दिखाई जा रही है। उनके लोग जो है शुएब शाहीन जैसे लोग जो है ना कह रहे हैं कि हमारे इल्म में नहीं है उन्होंने ये बात कब कही, कैसे कही। हलीमा खान का वो वीडियो भी चल चुका है टेलीविज़न पर कि वो कह रही हैं कि जी हाँ जनरल आसिम मुनीर से खान साहब ने कहा है कि वो न्यूट्रल हो जाए। इस कौम के मफाद में ये है कि वो जानवर हो जाएं। मैं तो यही कहूँगा, ये मेरा मौजू नहीं है। देखिए, हाफिज नईम साहब के धरने से पहले, उनकी गुफ्तगू से पहले मैं आपको धरने की तारीख बताना चाहता हूँ कि धरना है क्या और उसके दुनिया में क्या असरात मुरतब हुए हैं और यह एहतजाज का तरीका कब और कैसे ईजाद हुआ। तो पहले इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आगे तारीख की रोशनी में देखा जाए तो धरने 18वीं सदी में कहीं जाकर शुरू हुए थे। सबसे पहला धरना इंडिया में 1930 में गांधी जी ने साल्ट एक्ट के खिलाफ दिया, जो बुनियादी तौर पर एक मार्च था लेकिन उसमें धरना शामिल था। इस धरने के नतीजे में अंग्रेज सरकार को साल्ट एक्ट खत्म करना पड़ा था। ये इसमें लोगों की तादाद वगैरह भी दी गई कि कितने लोग थे। अमेरिका में अमूमी तौर पर 1960 के ग्रीन बोरो धरने को अमेरिकी तारीख का पहला धरना कहा जाता है। ग्रीन बोरो शहर है नॉर्थ कैरोलिना का, जिसका आगाज शुमाली कैरोलिना नॉर्थ कैरोलिना A&T स्टेट यूनिवर्सिटी के 4 अफ्रीकी अमेरिकन तलबा ने किया, जो अपने लिए बने अलग टेबल पर बैठे थे, लेकिन इंतजामिया ने उन्हें सर्विसेज देने से इनकार कर दिया था। उनके एहतजाज ने अमरीकी तारीख में पहली बार कौमी सतह पर धरना तहरीक को जन्म दिया, जो शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम संग मील साबित हुआ। अमेरिका में सबसे पहला धरना 1936 में मिशिगन यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स ने दिया था, जो 44 दिन जारी रहा था। इस धरने के बाद से ही अमेरिका में मजदूरों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाने लगा। मतलब इतना मोस्ट इफेक्टिव था अगर धरना प्रॉपर हो। दुनिया का तवील तरीन धरना इंडिया की एरोम शर्मिला से मंसूब किया जाता है, जो मणिपुर भारत की आयरन लेडी के नाम से आज भी जानी जाती है। उनके धरने भूख हड़ताल की मुद्दत का दौरानिया नवंबर 2000 अगस्त से 2016 तक तकरीबन 16 साल तक जारी रहा। 2000 से 2016 अगस्त तक 16 साल उन्होंने ये पुरअमन एहतजाज इंडिया के आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट AFCSPA के खिलाफ शुरू किया था। इस एक्ट के तहत इंडियन आर्मी को मुख्तलिफ इलाकों में
जिनमें शर्मिला का अपना इलाका मणिपुर भी शामिल था, स्पेशल पावर्स दी गई थी। अगरचे उनके इस इकदाम की वजह से इस इशू को खासी तवज्जो हासिल हुई, लेकिन उसके बावजूद ये एक्ट इंडिया के बाद इलाकों में एक्टिव रहा और अब भी कहते हैं एक्टिव है। ताहम उनकी कोशिशों ने इंसानी हकूक और तनाजे वाले इलाकों में फौजी ताकत के इस्तेमाल पर एक वसी बहस को जन्म दिया, जिस पर पूरी दुनिया में आज भी डिस्कशन हो रही है। तो ये थी धरने की हिस्ट्री। और आपने देखा कि गुलाम हिंदुस्तान में गांधी जी ने अपनी बात मनवाई। फिर अमेरिका में तो खैर वो एक ह्यूमनिस्ट सोसाइटी है, वो के बहुत से मामला पे कंसर्न है कि नेतन्याहू को पार्लियामेंट में खिताब का मौका भी दिया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के घर भी जा रहे हैं। वो कामला हैरिस भी मिलती हैं और कामला हैरिस ने जो उनसे गुफ्तगू की कि हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात दें ग़ज़ा में, जो कुछ हो रहा है ग़ज़ा में और जो लड़ाई है फौरी बंद होनी चाहिए, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि तौहीन आमीज़ बयान है नेतन्याहू के सामने इस तरह की गुफ्तगू करना। तो मैं जो ह्यूमनिस्ट हैं, जो मॉडर्न लिबरल हैं और जो इस खूनी जंगों के ख़िलाफ़ हैं, जो इंसानी मोहब्बत रखते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं वोटर, उनसे कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप को और उनके बयान को गौर से देखें। जो लोग डेमोक्रेट की आज मुखालफत करते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो क्या होगा, स्पेशली जो अमेरिकन मुस्लिम हैं वो गौर करें, जो ये डोनाल्ड ट्रंप को मौका देना चाहते हैं, जो डेमोक्रेट की मुखालफत करते हैं कि आपको चूज़ करना है, ये देखना है कि कौन ज़्यादा बेहतर है मौजूद सिचुएशन में। तो बहरहाल उससे आगे बढ़ते हुए जो धरने के बारे में देखिए, हाफिज नईम साहब जो है ना, मेरा सियासी जमात इस्लामी से नज़रियाती शदीद तरीन इख्तलाफ है, जो फिलासफिकल थाट है। मैं रियासत को मजहब से बिल्कुल अलग देखता हूँ, मुकम्मल तौर पे कि रियासत का मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो अपने शहरियों को बराबर का ट्रीट करती है। वो ये देखना चाहती है कि आप मुजरिम ना हो, आप वाइब्रेंट हों, आप घर से लेकर माशरे में एक मुस्बत किरदार अदा कर रहे हों, आप एक अच्छे शहरी हों, जैसे अच्छे बेटे भाई बाप शौहर होते हैं, तो एक अच्छा शहरी होना भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अलावा बहुत सारी सैकड़ों चीज़ें तो बचपन से है, पैदाइशी तौर पर। हालांकि मेरी ननिहाल जमात इस्लामी की है, मैंने अपने नाना के घर में जो जमात इस्लामी के बानी कहना चाहिए अमीर सखर जमात इस्लामी थे, बानी अरकान में से थे। मैंने हज़रत मौलाना मौदूद साहब को उनके किचन में साथ बैठ कर चाय बनाकर उस पर वो जो बान की होती थी ना, बचपन में आप देखे होंगी पीढ़ियाँ, उस पर बैठ कर चाय बनाते हुए भी देखा है। उनकी इल्मियत अपनी जगह, उसकी कदरदार जितनी कदर की जाए कम है, मगर नज़रियाती इख्तलाफ है। मगर जो ये धरना है, मैं इसकी हिमायत करता हूँ और आपको सबको करनी चाहिए, इसमें शिरकत करनी चाहिए। ये सोचे बगैर आप उन्हें वोट दें, उनको निज़ाम इक़्तिदार चलाने के लिए ना दें, मगर वो आपके लिए निकले हैं और सिर्फ इस्लामाबाद पूरा वहाँ जाकर बैठ जाए तो तब्दीली आ सकती है, इनकलाब आ सकता है, ये अशराफिया अपनी औकात में आ सकती है, जो आप करने को तैयार नहीं है। वहाँ बहुत लोग नहीं हैं, मगर जितने हैं डाई हार्ट है। अगर ख़वातीन भी पहुँच जाती हैं, और ये बहुत अच्छा किया कि वो डी चौक नहीं गए, उन्होंने तसादुम से परहेज़ किया, गुरेज किया और मौका नहीं दिया रियासत को। ये तो इक़्तिदार के भूखे लोग हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं कि वो गलत कहते हैं कि आप टैक्स कम करें, कि हिंदुस्तान में आप 1 लाख तनख्वाह पे यहाँ 30,000 पे टैक्स ले रहे हैं। हिंदुस्तान में 1 लाख तनख्वाह पे पाकिस्तानी 3,800 समथिंग दिए जा रहे हैं। तो आप दुनिया से अनोखे हैं। वहाँ 8 सेंट की बिजली है, बांग्लादेश में 6 सेंट की है, आप 16.5 सेंट में बेचेंगे। और एक्सपोर्ट जो है आप कहेंगे कंपटीशन करना है, $60 बिलियन का आपने एक्सपोर्ट का नया टारगेट, क्योंकि ये सिर्फ अनाउंसमेंट होती है एक सोसाइटी को दिखाने के लिए कि दे आर वर्किंग एंड डूइंग समथिंग, ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर फॉर यू गाइस, विच इज नॉट ट्रू। इट्स अ टोटली मीडिया परसेप्शन, नथिंग एल्स, फॉर मीडिया परसेप्शन। जैसे मरियम है कि इनकलाब ला रही है ट्रैफिक के कानून में। मैं कराची से लेके यहाँ तक देख रहा हूँ, शर्म आती है इस ट्रैफिक के निज़ाम को देखकर। यहाँ कोई इस वक्त कोई मिलियन से ऊपर टूरिस्ट आया हुआ होगा,
कोई चीज़ बेसिक ज़रूरत नहीं है। फिर कहती हैं कि हमने इनकलाबी इक़दाम किया कि पॉलीथीन की थैलियाँ ख़त्म करने का कानून पास किया। वो थैलियाँ महंगी हो गई। जिस चीज़ के खिलाफ आप लोग काम करते हैं, क्योंकि आप उसके इफेक्टिवनेस का जो काम करते नहीं हैं, आप तो सिर्फ सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं। इस मुल्क में, पंजाब में खाली नहीं, पूरे मुल्क में मैं कहता हूँ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस पॉलीथीन की थैलियाँ जो है ना सड़कों पर और साइडों में पड़ी हुई हैं। आपको अंदाजा है कि इसके क्या नतीजे निकलेंगे? इसके नतीजे पर अभी आता हूँ मैं पहले आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हाफिज नईम, उनके अपने पॉलिटिकल मकासद भी होंगे, सियासतदान हैं। जमात इस्लामी एक सियासी पार्टी भी है, मजहबी पार्टी के साथ, मगर वो आपकी बेटरमेंट के लिए निकले हैं। क्या आपका फर्क नहीं है कि आप पुरअमन ऐसे एहतजाज में, ऐसे धरने में जाकर बैठे, 4 घंटे भी अगर आप बैठे हैं तो पूरा शहर भर जाए, पूरी सराउंडिंग भर जाए और इस हुकूमत की आंखें खुल जाएं। वो आपके लिए लड़ रहे हैं। बिजली का बिल कम होगा तो आपका कम होगा, खाली हाफिज नईम का नहीं होगा या उनकी पार्टी के और लोगों का नहीं होगा कि जनाब मुज़ाकरात के लिए टीम बनाई जा रही है, जिस पर उन्होंने पहले ही एतराज़ कर दिया है, नाम तो सामने नहीं आए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि इस धरने को कामयाब बनाएं। अगर आप में कहीं थोड़ी सी इंसानियत की रमक है, अपने बच्चों, अपनी नस्लों के लिए कहीं कोई सोच है, एहसास है, फिक्र है, तवज्जो है, तो इस धरने में जाएं। मैं ऐलान करके कहता हूँ कि मेरा बस चले तो पूरे पाकिस्तान को निकाल कर वहाँ ले जाकर बिठा दूँ। ये कोई बुरी बात नहीं है, जमहूरी हक है। जमहूरियत तो यहाँ तमाशा है, मगर हक है, नाम तो लेते हैं ना, उसका फ़ायदा उठाएं। ये अशराफिया के लिए है जमहूरियत, ये आइन, ये कवानीन, ये सुप्रीम कोर्ट, ये मेरिट का तो अब यह हाल हो गया है कि पंजाब में एक कानून, जिसके बारे में कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, नहीं बता रहा, कि एक कानून था कि अगर ड्यूरिंग द सर्विस कोई बंदा मर जाए सरकारी नौकरी के दौरान, तो उसके बच्चे को, बेटी को, बेटे को, बीवी को एक जॉब दे देते थे। वो भी खत्म कर दी कि भूखे मरो। उसका जिक्र नहीं कर रहे, मगर ये बता रही हैं कि ट्रैफिक के कानून में इनकलाबी तब्दीलियां ला रही हैं, सोलर दे रही हैं, जिसका अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। तो रोज वो एक अदाकारा है जो मैंने नोट किया है कि सोशल मीडिया टीम साथ है, वीडियोस बन रहे हैं, मीडिया पे चल रहा है कि आज क्या ऐलान करना है, आज क्या कहना है, ताकि टीवी पे छाए रहे हैं। तो अदाकारा, और इन अदाकारों से आपने जान छुड़ानी है तो धरने में जाकर बैठना होगा। आप ये मत सोचें कि वो आपके नजरियाती तौर पर साथी हैं, नहीं हैं, मगर ये तो इत्तफाक राय है ना कि बिजली के बिल सबको पे करने हैं, टैक्स जो ज़रूरत से ज़्यादा के एक कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो 14 टैक्स आपको देना पड़ते हैं। और नई खबर मुझे एक दोस्त सुना रहे थे कि अब हाईवे से अब आप बाहर एग्जिट लेके बाहर निकलेंगे, वो करेंगे, टोल देंगे, तो उसमें अब रेडियो की फीस भी देंगे। जो दुनिया यहाँ अमेरिका में तो खैर हर घर में है और हर गाड़ी में है, आज भी रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना चाहिए कंपेयर टू टेलीविजन। यहाँ तो कहीं वजूद भी नहीं रखता, मगर हराम की वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है उसे पालना है ना, उसमें गबन करने हैं, खाना है, तो वो पैसे भी अब आपने देने हैं। और वो गलत कहते हैं आपने, नहीं, क्या आपने तो अपनी अय्याशी के लिए 25% अखराजात सरकार के और बढ़ा दिए। आप तो कहीं कम करने को तैयार नहीं है। और फिर मैं एक बार कह चुका हूँ ना कि इनके चेहरे देखकर लगता है कि ये एक ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हुक्मरान हैं कि जहाँ 43% तो डेटा कहता है कि आबादी भूख से मर रही है, जबकि ज़्यादा मर रही है। कुछ बीमारी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, जहालत से मर रहे हैं, आफात से मर रहे हैं। तो अब मैं आता हूँ उस मौजू की तरफ कि आने वाला पाकिस्तान क्या होने जा रहा है। आपने कभी नोट किया है कि ये पॉलीथीन की थैलियाँ बिखरी हुई हैं, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं माहौलियात के, कि अचानक सर्दी पड़ रही है, अचानक गर्मी पड़ रही है। मेरे बचपन में ऐसी गर्मी मैंने तस्वुर में भी लाए थे। और सर्दी भी लोग बताते हैं, मैं सर्दियों में यहाँ नहीं आया हूँ ज़्यादा, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो
آنے والے دنوں میں درخت جو ہے کاٹے جا رہے ہیں لگانے کے بجائے. مصطفیٰ کمال کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی 1 ملین کے قریب درخت لگائے تھے, وہ نئی شجر کاری کر رہے ہیں. تھوڑے سے ہی لگائیں تو صحیح. کیا آپ خاص کر جو شہری علاقوں میں لوگ رہتے ہیں, جو پڑھے لکھے تصور کیے جاتے ہیں, تعلیم کا ریشو کیا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے, تو جن کو معلوم ہے وہ اپنے گھر کے ساتھ, اپنی گلی میں, اپنی اسٹریٹ میں, اپنی سڑک پر, اپنے کالج میں, اپنے آفس میں ایک درخت تو لگا سکتے ہیں نا. ایک آدمی پر 8 سے 10 درخت چاہیے ہوتے ہیں. میرے ملک امریکہ میں 228 بلین درخت ہیں, اور دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا رشیا میں درخت ہے. تو آپ دیکھیں ان کا ایگریکلچر دیکھیں, آپ کو گندم تو وہی دیتا ہے نا. اچھا, ہمارے کی بات یہ ہے کہ یہ ملک زرعی ملک کہلاتا ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے. دالیں کینیڈا سے آتی ہیں, گندم روس سے آتی ہے, لہسن پیاز جو ہے پتہ نہیں قازقستان کہاں سے آتا ہے, ٹماٹر جو ہے نا کبھی انڈیا سے آ رہا ہوتا ہے, پیاز فلانی جگہ سے آ رہی ہوتی ہے, اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہے ایگریکلچر یہاں جو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کاٹن یہاں کبھی ہوا کرتی تھی بڑے پیمانے پہ. اس اشرافیہ نے اپنی شوگر ملز کے لیے وہ پورے علاقے صاف کروا دیے, اور وہاں سے گنا اگتا ہے اب. تو یہ پورے ملک کو نچوڑ رہے ہیں, اور اچھے پیسے تو کھاتے, کوئی بات نہیں تھی. یہ آپ کے وہ وسائل کھا رہے ہیں اور وہ سچویشن پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو باہر رہتے ہیں, ان کے بچے, ان کا خاندان ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی بیوروکریسی اور یہ سب, تو انہیں تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں سوچیں پھر یہ آبادی 2050 میں اب 50 کروڑ ہو جائیں گے. غور تو کریں ذرا. جو گرمی ہے اس کی وجہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بڑے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں سیمنٹڈ کانکریٹ جنگل کھڑے کر دیے گئے, 40 منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں, اپارٹمنٹ بلڈنگز بن رہی ہیں, اور کوئی ان کا آب و ہوا کا نظام نہیں بنایا گیا, کوئی نکاسی آب نہیں ہے, اور کوئی درخت نہیں لگائے گئے. جو درخت تھے ان کی وجہ سے کاٹے گئے. ابھی ٹیلی ویژن پہ کوئی دکھا رہے تھے کہ کراچی میں جو سبزہ وغیرہ مختلف سبق میں تھا, وہاں پر کانکریٹ کے جنگل بنائے گئے اور سب صاف کر دیا گیا. تو وہ جو قیامت آنے والا, پھر بیماریاں کہ 31% شوگر کے مریض ابھی ہیں, 5 سال میں 51 کہتے ہو جائیں گے. پھر پولیو جو دنیا سے ختم ہو گیا ہے. آپ کے یہاں 10 سال پہلے تک ایک آدھ کیس ہوتا تھا, اب 8 شہروں میں اس کے بیکٹیریاز نکل آئے ہیں, اور کوئٹہ میں بھی نکل آئے ہیں, اور پشاور میں بھی نکل آئے ہیں, اور بچوں کو ہو بھی رہا ہے. تو آپ ذرا تصور تو کریں کہ یہ آبادی, یہ وسائل گھٹتے ہوئے, یہ لوٹ مار, ریاست کا اسٹرکچر مکمل ٹوٹا ہوا ہے. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی بچت ہونے جا رہی ہے, یہاں کوئی قدرتی آفات کس بڑے پیمانے پر آئیں گی؟ کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ 5 6 بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا, کہ جی اللہ رزق دینے والا ہے. اگر اللہ ہی سب کچھ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے, اسے آپ نے مزدور بنا دیا ہے, تو یہ مسجدیں, مدرسے, اور یہ حج عمرے میں رو رو کے دعائیں, 77 سال ہو گئے, تاریخ سے بھی ہم واقف ہیں, بچپن سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں. آپ کی زندگی میں تو ڈکلائن آیا, کیونکہ وہ صاف کہتا ہے کہ میں نے یہ دماغ دے کر تمہیں بھیجا ہے جس نے اچھائی برائی کی تمیز ڈالی ہے, شعور دیا ہے کہ تم جان سکو, پہچان سکو کہ غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, کون سے راستے میں کانٹے ہیں اور کہاں گلستان سجے ہوئے ہیں. آپ اپنا کام اپنی پوری ایمانداری, محنت, ڈیڈیکیشن, اسٹرگل اور پورے پیشن کے ساتھ کر کے پھر مجھ سے دعا مانگیں, میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. مگر یہاں تو کہ اللہ کرنے والا ہے, یہ برا ہو گیا تو اللہ نے مقدر میں لکھا تھا, تو وہ آپ کا مزدور نہیں ہے, وہ آپ کی براہ راست کہ آپ لیٹے ہیں بیڈ پر وہ منہ میں نوالے ڈالنے نہیں آئے گا. تو یہ سوچنا, وہ کسی ڈرامے کا ڈائلاگ تھا, فلم کا تھا, کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. 3 کروڑ 80 لاکھ بھوکے تو شہروں میں پھر رہے ہیں, جو گھروں میں بھوک سے مر رہے ہیں ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے, جو اپنا دامن اٹھا کے دکھا بھی نہیں سکتے. تو یہ آبادی اور یہ انوائرمنٹ, پھر بڑھتی بیماریاں اس کے نتائج میں جو پیدا ہوں گی, ٹوٹا ہوا ریاست کا اسٹرکچر, اگر یہ سیاسی تقسیم ختم نہیں ہوئی, ریاست کے ڈھانچے کو بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, مجھے تو اب کوئی ہوپ نہیں نظر آتی کہ آپ کو نئے سرے سے, جیسے 1947 14 اگست کو کام شروع کیا تھا نا, وہاں سے بھی نیچے جا کے کرنا پڑے گا. اس میں کتنا ٹائم لگے گا, آپ کی اسکل کتنی ہے, یہ ساری چیزیں غور کیجیے گا. تو اس منظر کو میں اور بڑا کر سکتا ہوں.
ایگزوریشن کے ساتھ آپ کو ڈرانے کے لیے میں ڈرانا نہیں چاہتا، مگر آنے والے دن بہت خوفناک ہیں۔ اگر یہ سیاسی تقسیم اسی طرح رہی، اقتدار یہ میوزیکل چیئر اور ایک قوت جو نہ آئین کو مانتی ہے، نہ جو عدلیہ کو مانتی ہے، جو نہ پارلیمنٹ کو مانتی ہے، وہ کسی کو نہیں، یہ ایک مافیاز کا ملک ہے۔ جمہوریت کے نام پر بھی کہہ لیں، ڈائریکٹ وہ آ جائیں کسی بھی اینگل سے، اور اس میں ایک سب سے بڑا مافیا ہے۔ اگر یہ سب تبدیل نہیں ہوا تو میں بہت برے حالات دیکھ رہا ہوں۔ پھر امریکہ میں جو تبدیلی آ رہی ہے کہ ریپبلکن نے، آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک سینیٹر نے بل پیش کیا ہے بھارت کی حمایت میں، اس بھارت کی حمایت میں کہ بل پیش کرنے سے پہلے کل مودی نے پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا ہے وہ سب سگنیفیکینٹ ہے۔ ہم یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ وہ دیکھیں ابھی بھی پاکستان کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی اکانومی، اتنی بڑی جمہوریت، دنیا میں پاپولر ان کا ایک بیانیہ، ایک نیریٹو، اور پسندیدہ قوموں میں سے رشیا کے بھی دوست، امریکہ بھی دوست، ایسے نہیں کیا ہوگا۔ اور بل کا آنا کہ جی چائنا پاکستان کے تعلق انڈیا کے خلاف، یہ سی پیک کا ریئیکشن ہے، تو آپ کو طے کرنا ہوگا آپ کھڑے کا ہے، ڈبل نہیں کھیل سکتے اب آپ۔ اس ساری چیزوں کو فکس کرنے کے لیے پہلے تو آنیسٹ ہونا بننا پڑے گا، پھر ڈیڈیکیشن لانی ہوگی، ٹالرنس لانی ہوگی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ اور اگر یہ ہم نے نہیں کیا، یہ نہیں سمجھ پائے، تو میں آنے والے دن بہت برے دیکھتا ہوں۔ آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو۔ ہو نہیں جانتا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جانتا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا۔ خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں۔ منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان۔ یہ علی ہے، علی کو تھیلیسیمیا ہے۔ آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔